जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हैप्पी होली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक सा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वह किन दो नदियों के बीच में स्थित था? किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ऑप्शन ए है ब्यास और सिंधु, ऑप्शन बी सतलज और सिंधु, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी झेलम और रवि। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंधु और झेलम नदी के बीच में था यह तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बनता है यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बन गया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। तो झेलम नदी जो है, जो क्वेश्चन आंसर में आया है झेलम नदी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड जो भी है। तो झेलम नदी को प्राचीन काल में जो हम लोग नाम जानते थे वितस्ता नाम से जानते थे झेलम नदी को, और ग्रीक भाषा में ही झेलम नदी को हाइडेस्पिस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि झेलम नदी को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो हाइडेस्पिस हम लोग झेलम नदी को कहते हैं, यह प्राचीन काल में वितस्तता। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है कि हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान में रखना है। तो हाइडेस्पिस यह ध्यान में रखना है कि झेलम को ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में हाइडेस्पिस कहा जाता था। तो और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाता है ब्यास नदी। और ब्यास नदी को हम लोग ग्रीक भाषा में हाइफेनिया कहते थे। ग्रीक के लोग हाइफेनिया ब्यास नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन में जो होगा उससे हम लोग टिक कर, अगर ब्यास रहता है तो ब्यास हो जाएगा, और हाइफेनिया रहता है तो हाइफेनिया इसका आंसर हो जाएगा। तो यह सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर मकदूनिया का राजा था। उसके पिता का नाम था फिलिप मकदूनिया का ही राजा था। उसका पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अब यहाँ देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट ये गुरु थे। सुकरात जो थे यूनान के ही दार्शनिक थे, उनका शिष्य था प्लेटो, जिसको कि अफलातून के नाम से भी जानते हैं प्लेटो को। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। इस तरह से यहाँ इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस बन जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज का वास्तुकार कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है बट यूनिक सा है। ऑप्शन ए दाबुल का याकूत, ऑप्शन बी अताउल्ला, ऑप्शन सी एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन डी ली कार्बुजियर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है दाबुल का याकूत गोल गुंबज का वास्तुकार था। और गोल गुंबज कहाँ है, क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो गोल गुंबज जो था ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा था। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आदिल शाह का यह मकबरा था। यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में किया गया था दाबुल के याकूत द्वारा। वह वास्तुकार था। तो अताउल्ला जो ऑप्शन बी में हम लोग देखें, अताउल्ला तो बीबी के मकबरा का वास्तुकार था, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, जिसे कि सेकेंड ताजमहल भी हम लोग कहते हैं। ताजमहल का नकल है या बीबी का मकबरा, जिसका कि निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी, अपनी रानी रबिया उद दुर्रानी, जिसकी रबिया उद दुर्रानी को हम लोग दिलरस बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं, उसी का वास्तुकार था। बीबी का मकबरा का वास्तुकार अताउल्ला था। और एडवर्ड लुटियंस, जो कि ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप लोग, एडवर्ड लुटियंस, तो यह दिल्ली का वास्तुकार था। दिल्ली जो शहर है, यह दिल्ली का वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस, यह है अंग्रेज वास्तुकार था। और ली कार्बुजियर यह चंडीगढ़ का वास्तुकार था। यह फ्रांसीसी वास्तुकार था। इसका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में इसका जन्म हुआ था ली कार्बुजियर का, परंतु इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में फ्रांस की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, इसलिए इसे फ्रांसीसी कहा जाता है। ये ली कार्बुजियर विश्व में बहुत ही निर्माण किया है, बहुत विश्व का फेमस वास्तुकार था अपने समय में। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपसभापति की बात हो रही है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यूनिक्स हैं। चलिए
उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी टी कृष्णचारी, ऑप्शन डी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम उपसभापति थे। चलिए देखते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उपसभापति पहले उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबुल किस भारतीय महिला क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका आंसर हो जाता है झूलन गोस्वामी। बाबुल जो उपनाम है झूलन गोस्वामी को ही कहा जाता है। झूलन गोस्वामी का और भी उपनाम है जो कि चकदा एक्सप्रेस। चकदा एक्सप्रेस भी झूलन गोस्वामी को ही कहा जाता है। इनके ऊपर एक बायोपिक भी बन रही है जिसका कि नाम चकदा एक्सप्रेस है और इनका उपनाम बाबुल और चकदा एक्सप्रेस भी है। इनकी जो एक बायोपिक बन रही है इनके ऊपर में चकदा एक्सप्रेस नाम से। तो इसके जो लीड रोल है झूलन गोस्वामी के जो रोल प्ले कर रही हैं वो अनुशंका शर्मा जी कर रही हैं। और झूलन गोस्वामी जो है क्यों फेमस है? झूलन गोस्वामी 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो कि भारत की है। 200 विकेट भी अभी तक कोई भी इंडिया वर्ल्ड में कोई भी महिला क्रिकेटर 200 विकेट नहीं ली है वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और मिताली राज जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में मिताली राज, तो मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है, महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और विश्व कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम से हो गया है। सबसे ज़्यादा विश्व कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली खिलाड़ी भी ये बन गई हैं। इन्हें मिताली राज को लेडी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। और मिताली राज पर भी एक बायोपिक बन रही है जिसका नाम है शबाश मिट्ठू। शबाश मिट्ठू जिसमें कि लीड रोल जो यानी कि मिताली राज रोज का रोल जो करेंगी वो तापसी पन्नू है। तापसी पन्नू मिताली राज का रोल प्ले करेंगी इस फिल्म में शबाश मिट्ठू में। इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न। इसके इसलिए मैंने कहा कि आज कहीं क्वेश्चन जो है सभी यूनिक है। कहाँ हुआ था इससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम लोग देखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ और एक क्वेश्चन बनता है कि शहीद भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ है या पैतृक स्थान कहाँ है। तो यहाँ तो हम लोग जन्म पहले आंसर देख लेते हैं। तो शहीद भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था लायलपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है लायलपुर में हुआ था इनका जन्म, जो कि पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है यह लायलपुर। यहाँ डिटेल हम लोग देख लीजिए, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कनेक्ट हो सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आने का उम्मीद है। यहाँ से जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किया है सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ मैंने नोट डाउन करने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए इनका जन्म जो हुआ था 27 सितंबर 1900 भगत सिंह का जन्म जो है 27 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और यह जो जन्म हुआ था इनका लायलपुर जो कि वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, लायलपुर में जन्म हुआ था। इनका जो पैतृक गांव है यह भी ध्यान में रखना है, यह भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पैतृक गांव कहाँ है। तो पैतृक गांव जो है खटकर कला है जो कि वर्तमान पंजाब भारत में पड़ता है। और इनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब में ये तीन जे थे जिनको की फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को इसी अवसर पर को याद करते हुए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो जज था, जो जज का नाम था, यहाँ अध्यक्ष हो गया, यह अध्यक्ष नहीं होगा, जज तो था, जज का नाम था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन जज था, फांसी की सज़ा सुनाने वाला जज। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, इनकी जब मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के बाद, तो इसके बाद शहीद भगत सिंह ने प्लान बनाया था पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट, जो कि उस समय जेम्स स्कॉट जो कि पुलिस अधीक्षक था, इसके मारने के लिए, परंतु पहचानने में गलती होने के कारण पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या
हो गई थी लाहौर में, उसके बाद वहाँ से वो भाग गए थे। और यहाँ और क्वेश्चन बनता है कि असेंबली हॉल में बम फेंकने के समय शहीद भगत सिंह के साथ कौन था? तो इसके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे असेंबली हॉल में, और बम फेंकने का काम भगत सिंह ने किया था, और ये झोला में अपने बम रखे हुए थे। और इस तरह से आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।